नमस्कार दोस्तों, मैं था SST सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको सवाल क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो इस प्रकार के सवाल में हमको क्या करना रहता है कि हमको जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? उल्टा मान लेते हैं। तो उल्टा कैसे मानेंगे कि हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप इस सवाल के साथ देखें कि हमने सबसे पहले माना, क्या माना कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हमने इसको परिमेय मान लिया और आगे चल के हम इसको हल करेंगे तो ये कुछ अपरिमेय के गुण, मतलब आगे चल के जब इसको हल करेंगे तो कुछ परिमेय के गुण इसमें नहीं रहेंगे, तो उसी आधार पर हम इसको बोल देंगे कि ये एक अपरिमेय है। तो आप इसके साथ, इस वीडियो के साथ बने रहें। तो हमने माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्या मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने इसको जब परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। देखें तो इसको भी बटे के रूप में लिखा जाना चाहिए, मतलब तो √3 को हम बटे के रूप में लिख देते हैं। मतलब √3 बराबर क्या हो गया? P/Q। क्या हो गया? P/Q। क्योंकि हमने √3 को परिमेय संख्या माना, इसलिए इसको बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि √3 को P/Q के रूप में लिख लिया और उन्होंने उसको परिमेय भी मान लिया, और यहीं पर वो बोल देंगे क्योंकि √3 तो अपरिमेय है और ये P/Q परिमेय है, इसलिए हमने जो माना वो गलत है। जबकि ये गलत तरीका है। गलत तरीका इसलिए है क्योंकि तो आपने माना है उसको परिमेय जब भी वो P/Q के बराबर हुई, अन्यथा वो P/Q के बराबर नहीं होती। इसको आगे हल करना जरूरी रहता। तो √3 बराबर P/Q के बराबर है, तो हम जानते हैं कि अगर P/Q के बराबर है तो यहाँ पर P और Q को पूर्णांक होना जरूरी है, क्योंकि परिमेय संख्या की यह शर्त है कि P और Q पूर्णांक हो। इसके साथ साथ एक शर्त यह भी है कि जो Q है उसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मतलब P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q का मान क्या ना हो? 0 ना। P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो। और इसके साथ साथ एक शर्त और होती है, उसको हम बाद में लिखेंगे। बाद में इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसी के आधार पर ये पूरी परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होने के लिए केवल हमें यहाँ भी दो शर्त मानना है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण है √3 बराबर P/Q। अब इसको आगे हल कैसे करें? तो इसको आगे हल करने के लिए आपको इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो √3 अंडर रूट के अंदर है वो अंडर रूट से बाहर आ जाए, फिर हम इससे समीकरण बनाएंगे और उसी समीकरण से हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या कि दोनों पक्षों का क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करें? वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग होगा, तो √3 का वर्ग, और इधर P/Q का वर्ग होगा क्योंकि दोनों पक्षों का ही वर्ग होना चाहिए, तो P/Q का वर्ग। ठीक है, अब √3 का जो वर्ग होगा वो बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये 3 हो जाएगा, और P/Q का वर्ग जो है वो P का वर्ग हम अलग लिख देंगे और Q का वर्ग अलग लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखें, अब यहाँ से हम Q² का मान निकालेंगे तो Q² बराबर क्या आएगा? P² Q² बराबर क्या आ गया? P²/3। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसी समीकरण 1 को आप ध्यान से देखें। समीकरण 1 को ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि जो Q² है वो P² में 3 का भाग देने से प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? P² में 3 का भाग दे रहे हैं तो Q² प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो P² है वो 3 का गुणज होगा, जब तो उसमें 3 से भाग जा रहा है, और 3 से भाग जाने पर Q² आ रहा है, और Q एक पूर्णांक है तो Q² भी पूर्णांक होगा। मतलब 3 से P² में पूरी तरीके से भाग जा रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक आ रहा है और 3 से हम भाग दे रहे हैं, पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो P² है वो 3 का गुणज है। तो हम इसी निष्कर्ष को यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 हमने माना है, समीकरण 1 से क्या हो रहा? P² में P² 3 से विभाजित, ऐसा लिखेंगे P² 3 से विभाजित, 3 से क्या हो रहा? विभाजित हो रहा है। P² क्या हो रहा? 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है,
पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक, ये आपको समीकरण 1 से पता चल गया कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? अब यहाँ पर आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, आपने इसी चैप्टर में, ये कक्षा 10 का सवाल है। इसमें प्रमेय ये थी कि यदि किसी संख्या के वर्ग में, क्या थी प्रमेय कि किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या से भाग जाता है तो उसी संख्या में भी उस संख्या से भाग चला जाएगा। तो अभी आप समझे नहीं होंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है कि पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है, तो उस प्रमेय के अनुसार पी में भी 3 से भाग चला जाना चाहिए। क्यों? प्रमेय क्या बोल रही है कि अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग देते हैं तो उस संख्या में भी उससे भाग चला जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझें, लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है आपको कि वो अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो उदाहरण कैसा है, जैसे हम जानते हैं कि 9 में 3 से भाग चला जाता है 9 में 3 से भाग, तो 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो 3 में भी 3 का भाग चला जाता है। जैसे ही अगर हम माने कि 25 में 5 का भाग चला जाता है, किसका भाग चला जाता है? 5 का, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो 5 में भी इसके मतलब 5 का वर्ग 25 है, 5 में भी इससे भाग चला जाएगा। ठीक है, अब एक उदाहरण और समझें, जैसे 15 है, 15 में 3 से भाग चला जाता है, किससे भाग 15 नहीं, जैसे 225 है, क्या है 225 में 9 से भाग चला जाता है। 225 किसका वर्ग है? 15 का, तो 15 में भी 9 से भाग जाना चाहिए, तो 15 में तो 9 से भाग जा नहीं रहा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 9 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, इसलिए भाग नहीं जा रहा। 9 से हम इसमें भाग देंगे, जाएगा 9 दूनी 18, 9 पंच 45, लेकिन 9 में 15 से भाग नहीं जा रहा। तो ध्यान ये रखना कि किसी अभाज्य संख्या द्वारा किसी संख्या के वर्ग में भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा, ये प्रमेय है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उदाहरणों से स्पष्ट हो रही है। तो इसी आधार पर हम बोलेंगे कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब पी भी, जो पी है, पी भी 3 से विभाजित क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, 3 से विभाजित होगा, है ना। साफ कर देते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर, पी भी 3 से विभाजित होगा, मतलब पी भी 3 का गुणज है। 3 से विभाजित होगा मतलब पी भी क्या होगा? 3 का गुणज होगा। तो 3 का गुणज होगा मतलब 3 के पहाड़े में आएगा, 3 का गुणज होगा। तो अब तो पी को हम ऐसा कुछ ऐसा भी मान सकते हैं, 3a, पी बराबर क्या होगा? 3a होगा, क्योंकि पी 3 का गुणज है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब पी बराबर 3a के बराबर होगा, ये a यहाँ पर हम मान लेते हैं पूर्णांक है, क्या है? a पूर्णांक है। अब p बराबर 3a के हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दें, p बराबर 3a हो गया, वो ये p बराबर 3a हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, क्या? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में p की जगह 3a रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह 3a रखेंगे, 3a का स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर ध्यान दें कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर बटे 3, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3a स्क्वायर आ गया। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर इस समीकरण को हम बनाएंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू a स्क्वायर का मान निकालेंगे, 3 इसके बटे में लिख लेंगे, और ये हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसी समीकरण से हमने जैसे पहले समीकरण से जो निष्कर्ष निकाला था, उसी प्रकार का निष्कर्ष इससे भी निकलेगा। कैसे? जैसे क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर क्या आ रहा है? a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या है? पूर्णांक है, मतलब क्यू स्क्वायर है, उसमें 3 से भाग जा रहा है कि नहीं? क्यू स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है, क्योंकि ये पूर्णांक के बराबर। अगर क्यू स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है तो 3 एक अभाज्य संख्या है, तो क्यू में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से, क्यू स्क्वायर क्या है? 3 से विभाजित है, 3 से क्या है? 3 से विभाजित है, तब क्यू ही 3 से विभाजित होगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब इधर देखें आप, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, तो क्यू बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यू बराबर क्या? 3, इसको a माना था, इसको 3b मान ले, क्योंकि क्यू भी 3 का गुणज होगा, क्योंकि वो 3 से विभाजित है। और b यहाँ पर क्या है? b क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, तो b बराबर भी क्या हो जाएगा? आपका पूर्णांक है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हम प्रमेय के अंतिम चरण में आ चुके हैं कि क्यू भी 3 से विभाजित है, तो क्यू बराबर भी 3b होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि p का मान आपका क्या आया है? 3a आया है। क्या है? 3a, p 3a के बराबर होगा, और q है वो 3b के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दें
कि P और Q दोनों का मान, एक का मान 3A के बराबर है, एक का मान 3B के बराबर है। इसका मतलब ये है कि P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है? मतलब दोनों में एक कॉमन गुणनखंड कौन है? इसका भी 3A है और इसका 3B, मतलब इनका एक कॉमन गुणनखंड क्या है? 3 है। तो इसी आधार पर हम ये बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, और हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास होगा और इसी आधार पर हम बोल देंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब स्पष्ट है कि यहाँ लिखेंगे, स्पष्ट है कि यहाँ पर P और Q का एक उभयनिष्ठ, क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है? 3 है। यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें, अब ये यहाँ पर ही मेन बात स्टार्ट हो रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि √3 P बटे Q के बराबर है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना था, और P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको यहाँ पर एक बात और लिखनी थी कि P और Q दोनों क्या है? सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। ये भी एक परिमेय संख्या का गुण होता है कि अगर उसको सरलतम रूप में लिख दें, क्या लिख दें? उसको सरलतम रूप में लिख दें, तो सरलतम रूप में जब वो दोनों पूर्णांक बटे में आते हैं, वो आपस में सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य का मतलब उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम इसको अपरिमेय बोल सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण समझें कि जैसे 10/8 है। क्या है? 10/8 है। 10/8 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 10/8 तो परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखें तो ये भी, इसमें भी एक 2 गुणनखंड है और इसमें भी एक 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन गुणनखंड है दोनों में। तो क्या ये 2 कॉमन गुणनखंड होने से ये सिद्ध होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर 10/8 परिमेय संख्या भी है और इसके कॉमन गुणनखंड भी है, और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये परिमेय संख्या भी है और इसके कॉमन गुणनखंड है। तो केवल कॉमन गुणनखंड के आधार पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये परिमेय संख्या नहीं। लेकिन हम जैसे 10/8 है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/4। अब 5/4 में क्या? 5/4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन है? तो 5/4 में तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो हमने इसको सिंपल रूप में लिख दिया, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें कि P और Q को हमने सह अभाज्य माना था। क्या माना था? सह अभाज्य माना था। अगर हम इसको सह अभाज्य नहीं मानते तो हम देखते कि P का मान क्या है? 3A। P का मान आया है आपका 3A, P का मान आया 3A, और Q का मान क्या आया है? 3B। यही 3 कॉमन गुणनखंड है। इसी मान को हम सबसे पहले जो माना था उसमें रख दें, तो क्या आ जाएगा? 3A/3B। क्या आ जाएगा? 3A/3B आ जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा अंडर जो 3 है उसका मान क्या आ जाएगा? A/B के बराबर आ जाएगा। अब A/B के जैसे ही बराबर आएगा, फिर हम इसमें यही प्रक्रिया करेंगे और आगे चल के फिर A और B में जो 3 है वो फिर से कॉमन आने लगेगा। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो इसी आधार पर हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि P और Q दोनों क्या है? सह अभाज्य है, और सह अभाज्य मानने के बाद हमने ये प्रक्रिया अपनाई, तो फिर भी हमारा एक गुणनखंड 3 कॉमन आ गया। तो इसी बात से हम बोल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि यहाँ पर P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जबकि क्या लिखेंगे? जबकि हमने माना था P और Q क्या है? P और Q क्या है? सहअभाज्य है। P और Q क्या है? सहअभाज्य है, ये हमने माना था। और सहअभाज्य मानने के बावजूद 3 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है दोनों में, तो सहअभाज्य है, जबकि हमने माना था P और Q सहअभाज्य है। तो इससे क्या हो रहा है? हमने उनको सहअभाज्य माना था, लेकिन वो सहअभाज्य है नहीं, तो हमारी मान्यता के आधार पर हम विरोधाभास हो रहा, मतलब हमने जो माना था उसका उल्टा आ रहा। तो हम लिखेंगे तब हमारी मान्यता का विरोधाभास, हमारी मान्यता क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। तो मान्यता का विरोधाभास हो रहा, तो हमारी मान्यता क्या थी? तो हमारी मान्यता ये थी कि हमने √3 को परिमेय संख्या माना था, लेकिन हमारी मान्यता का यहाँ पर विरोधाभास हो रहा, तो मतलब वो परिमेय संख्या तो नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी वो, तो ये सिद्ध हो गया। तो अतः हम क्या लिखेंगे? अतः √3 एक
अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या। तो ये उसका पूरा हल करने का पूरा प्रॉपर तरीका। यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने जैसे ओवेनस टू गुणनखंड 3 कॉमन आया है, तो केवल इसी आधार पर हम ये नहीं बोल सकते कि यह अपरिमेय संख्या। हमने ये सोचा है कि अगर 3 कॉमन आया है तो ए की पी की जगह 3a रख के देखें और क्यू की जगह 3b रख के देखें, तो ए और बी के रूप में फिर हमारा √3 आ जाएगा और फिर ही हम उस पर ये प्रोसेस करेंगे, फिर उसमें 3 कॉमन आने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो √3 है उसको सरलीकृत रूप में नहीं लिखा जा सकता। किस रूप में नहीं लिखा जा सकता? सरलीकृत रूप में नहीं लिखा जा सकता, जबकि परिमेय संख्याओं को सरलीकृत रूप में लिखा जा सकता है। और सरलीकृत रूप में अगर परिमेय संख्याओं को लिखेंगे तो जो दो संख्याएं रहेंगी वो आपस में सहभाज्य रहेंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसी आधार पर हमने ये बोला कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि ये अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार आपको प्रूव करना है। और अगर आप जो आपके बोर्ड परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको प्रॉपर इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका भी यही है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उतने आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।